हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशन। स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में प्रबंध के प्रमुख कार्यों में पहला कार्य नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण और चौथे नंबर पर आता है निर्देशन। अब ये निर्देशन क्या है, निर्देशन किसे कहते हैं, आज की क्लास में हम इसी के बारे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आप सभी का वेलकम है। देखिए, निर्देशन, सबसे पहले तो हम उसका मीनिंग समझते हैं कि निर्देशन किसे कहते हैं। तो निर्देशन प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। ये लाइन तो हम सभी कार्यों में, प्रबंध के जितने भी कार्य हैं उनमें हम लिख सकते हैं, है ना। तो निर्देशन भी क्या है, प्रबंध का एक प्रमुख कार्य है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत अधीनस्थों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। निर्देशन, निर्देशन को अंग्रेजी में बोलते हैं हम डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा देना। तो निर्देशन, तो इसके अंतर्गत प्रबंध का ये कार्य है। तो इसमें क्या किया जाएगा, अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब किसी अधिकारी के नीचे काम करने वाले कर्मचारी। तो अधीनस्थों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, मतलब उनको दिशा प्रदान की जाती है, मार्ग दिखाया जाता है। निर्देशन व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय के मानवीय साधनों को क्रियाशील बनाए रखने का कार्य करता है। मेन परिभाषा उसकी यहां आ गई। निर्देशन क्या करता है, तो व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। और व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, तो व्यवसाय के जो मानवीय साधन हैं उन साधनों को क्रियाशील बनाए रखने का काम करता है। वो क्रियाशील मतलब वो जितने भी मानवीय साधन, मतलब दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक भौतिक भौतिक और दूसरे मानवीय, मतलब श्रमिक है, एक अधिकारी हो गया, कर्मचारी, इन सभी को क्रियाशील बनाए रखने का काम करता है। ये होता है निर्देशन या डायरेक्शन। ठीक है, बहुत ही सटीक परिभाषा है, शॉर्ट परिभाषा है, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखें तो निर्देशन की कोई एक परिभाषा, तो अर्नेस्ट डेल, इन्होंने उसको परिभाषित किया है। अर्नेस्ट डेल ने क्या परिभाषित किया है, देखिए, निर्देशन से आशय व्यक्तियों को यह बताना है कि उन्हें क्या करना है और यह देखना कि वे इसे पूर्ण योग्यता के साथ करें। निर्देशन से आशय क्या है, जो कार्य करने वाले जो अधीनस्थ हैं, जो कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको यह बताना कि उन्हें क्या करना है और देखना भी, साथ में बताने के साथ में देखना भी कि वे इसे पूर्ण योग्यता के साथ में करें। ये होता है निर्देशन। पर डायरेक्शन देना, तो कई बार कोई व्यक्ति हमारे से पूछता है कि भैया मुझे इस गांव जाना है, इस शहर जाना है, इसका रास्ता कहाँ है, तो हम उसको दिशा बता देते हैं कि इधर जाना है। लेकिन निर्देशन केवल दिशा नहीं देता, किसी व्यक्ति को कार्य बताता नहीं, केवल इतना नहीं बताता कि आपको ये कार्य करना है, उसके साथ में वो ये देखता भी है कि वो सही रास्ते से जा रहा है या नहीं। मतलब वह यह देखना है कि इसे पूर्ण योग्यता के साथ कर रहा है कि नहीं करना है। ये अर्नेस्ट डेल ने परिभाषित किया है। अब हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो निर्देशन की प्रमुख विशेषताएं या निर्देशन की प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले विशेषता उसकी आती है, प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। ये निर्देशन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों? क्योंकि यह कर्मचारियों से कार्य कराता है। वे आपके पास संसाधन भरपूर है, लेकिन यदि आप कर्मचारियों से उनकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं करवा पाते हैं तो आपके सारे संसाधन व्यर्थ हो जाएंगे। और इसीलिए निर्देशन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य इसलिए है क्योंकि यह जो कर्मचारी है उनसे कार्य कराता है और संगठन में प्रयत्नों का शुभारंभ करता है। संगठन में प्रयत्नों का शुभारंभ करता है। जो भी प्रयत्नों की शुरुआत होती है वह निर्देशन से ही होती है। दूसरी विशेषता है, प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर आवश्यकता होती है। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो प्रबंध के जो तीनों स्तर है इन पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। भाई डायरेक्शन, तो उच्च स्तर पर भी निर्देशन, डायरेक्शन, दिशा देना पड़ती होगी, मध्य स्तर पर भी आवश्यकता होती है और निम्न स्तर पर भी आवश्यकता होती है। तीसरी विशेषता है सतत प्रक्रिया।
तो निर्देशन एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है जो संगठन के संपूर्ण जीवन तक चलती रहती है। जब तक संगठन रहेगा, जब तक प्रबंध का कार्य होगा, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। निर्देशन का प्रवाह, तो निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, उसी प्रकार से निर्देशन मतलब दिशा देना, डायरेक्शन देना। तो कोई भी एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को निर्देश देता है। तो निर्देशन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह उच्च स्तरीय प्रबंध से प्रारंभ होकर निम्न स्तरीय प्रबंध पर समाप्त हो जाता है। 3 स्तर है, तो उच्च स्तर से निम्न स्तर तक निर्देशन का प्रवाह चलता है। तो ये 4 विशेषताएं हमने देखे निर्देशन की प्रकृति या निर्देशन की विशेषताओं में। आगे हम देखेंगे अब इसका महत्व क्या है। एक व्यवसाय में, एक उपक्रम में, एक कंपनी में या कोई सी भी फर्म में व्यवसाय करने वाली संस्था में निर्देशन का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंसी है। तो सबसे पहला तो कार्यों का प्रारंभ। तो आपने प्लानिंग बना ली, हम प्रबंध का कार्य है ना ये, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो प्रबंध के अंतर्गत आपने एक प्लानिंग बना ली, बहुत बड़ी योजना बना ली, उसके अकॉर्डिंग आपने एक संगठन का निर्माण कर लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसी के अनुरूप आपने कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर दी। लेकिन जब तक आप उनको निर्देशित नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे। सेना पूरी खड़ी है, सज धज के मैदान के अंदर खड़ी है, जब तक सेनापति आक्रमण नहीं बोलेगा, फायर नहीं बोलेगा, तब तक सैनिक वहां से हिलेगा नहीं। इसी प्रकार से प्रबंध की सारी व्यवस्थाएं हो गई है, कर्मचारी उनकी जगह नियुक्त भी कर दिए गए, लेकिन जब तक आप उसको निर्देशित नहीं करेंगे, तब तक कार्य का प्रारंभ नहीं होगा। तो निर्देशन के अंतर्गत सबसे पहले कार्यों का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो निर्देशन से होता है। सभी प्रकार के उपक्रमों में कार्यों का निर्देशन से होता है, मतलब कार्यों का जो प्रारंभ है वह निर्देशन से होता है। यहाँ पर वो शब्द छूट गया है, कार्यों का प्रारंभ निर्देशन से होता है। इसके द्वारा ही कर्मचारियों को बताया जाता है कि उन्हें कौन सा कार्य कब और कैसे करना है। तो आपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन अब उन कर्मचारियों को निर्देशित करके बताया जाता है कि उन्हें कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये बताया जाता है। दूसरा महत्व है प्रबंध के सभी स्तरों पर आवश्यक। अभी हमने विशेषताओं में भी देखा था कि प्रबंध का जो प्रत्येक स्तर है, सभी स्तरों पर इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता होना मतलब इसका महत्व है। फिर है समन्वय का आधार। समन्वय प्रबंध का सार है। यह निर्देशन ही है जो व्यक्तिगत प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। समन्वय का आधार है ये निर्देशन। तो समन्वय जो प्रबंध का सार है, तो समन्वय का आधार निर्देशन है। फिर है अभिप्रेरण का साधन। जब तक कर्मचारी पूर्ण निष्ठा एवं लगन से कार्य नहीं करेंगे, तब तक संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का कार्य निर्देशन से ही संभव है। अभिप्रेरित करना, कर्मचारियों में उत्साह भरना, तो उनको उत्साहित करना, उत्साह भरने का कार्य करना, ये कौन करता है? निर्देशन के द्वारा ही होता है। तो ये उसका महत्व हमने देखा। आगे हम देखेंगे निर्देशन के तत्व। अब देखिए, निर्देशन, अभी तक हमने जो निर्देशन का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व, ये हमने देखा। तो ये हमने देख लिया कि भी निर्देशन क्या करता है। तो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो मानवीय संसाधन है उनको कार्य पर लगाता है, या उनसे उनको क्या कार्य करना है ये बताता है, कार्य का शुभारंभ करता है। तो निर्देशन में क्या क्या चीजें शामिल है, निर्देशन आखिर कार्य कैसे करता है, ये किन किन तत्वों से मिल करके बना है। तो सबसे पहला इसका तत्व है पर्यवेक्षण। मतलब निर्देशन में क्या क्या कार्य किए जाते हैं वो किन किन तत्वों से मिल करके बना है। तो सबसे पहला निर्देशन के जो 4 तत्व हैं, निर्देशन 4 तत्वों से मिल करके बना है। अभी पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संदेशवाहन और अभिप्रेरण। संदेशवाहन मतलब संप्रेषण। तो सबसे पहला पर्यवेक्षण,
मतलब निर्देशन में एक कार्य होता है पर्यवेक्षण करने का, सुपरविजन करने का। पर्यवेक्षण के अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों की लगातार देखरेख, उनकी समस्याओं को सुनना तथा बाधाओं को दूर करना आता है। निरंतर मतलब निर्देशन मतलब केवल ये नहीं कि आपने उंगली दिखा दी कि आप ऐसे चले जाओ या ये कर लो। रास्ता दिखाने के साथ में निरंतर उनको उनकी देखरेख करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी जो बाधाएं, उन कठिनाइयों को दूर करना भी आता है। ये पर्यवेक्षण करना कहलाता है। यह निर्देशन के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा उसका तत्व है नेतृत्व प्रदान करना। नेतृत्व कौन प्रदान करता है? जो नेता होता है, जो भीड़ से आगे चलता है, वो नेता होता है। और नेतृत्व निर्देशन, जो निर्देशित कर रहा है वो हमेशा आगे होता है कि भाई इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, मतलब वो नेतृत्व प्रदान करता है। तो निर्देशन का दूसरा तत्व है नेतृत्व। नेतृत्व का गुण उसी में होता है जिसके निर्देशों का अनुसरण उसी रूप में किया जाता है। ये सच्चा नेतृत्व तो वही होगा कि जिसके बताए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाता होगा। अधीनस्थों से सही कार्य करवाने के लिए नेतृत्व का प्रभावशील होना आवश्यक है। भाई आपके अधीनस्थ जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो उनसे आपको सही कार्य करवाने के लिए आपका जो नेतृत्व है वो अट्रैक्टिव, प्रभावशील होना जरूरी होता है। तीसरा होता है संप्रेषण, या उसको हम बोलेंगे संदेश वाहन। भाई जैसे हम आपस में जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं एक दूसरे को, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये संप्रेषण का माध्यम है। ये संप्रेषण जितना स्पष्ट होगा उतना ही ज्यादा क्लियर होगा, उतनी ज्यादा बात समझ में आएगी। तो संदेश वाहन, इसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक प्रबंधक को बार बार अपने अधीनस्थों को यह जानकारी देना होती है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है तथा कब करना है। तो सूचनाएं तो बहुत आदान प्रदान होती है, समय समय पर सूचनाएं देना पड़ती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थों की प्रतिक्रियाएं जानना भी आवश्यक होता है, और इन सभी का सबसे तटस्थ और मजबूत माध्यम संप्रेषण है। संदेश वाहन आपकी जो संप्रेषण का जो माध्यम है वो मजबूत होना जरूरी है। चौथा है अभिप्रेरणा। अभी हमने उसका महत्व में देखा था कि निर्देशन अभिप्रेरित भी करता है। संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को उत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा मतलब उनको उत्साहित करना। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं का प्रयोग किया जाता है। भाई किसी भी कर्मचारी को यदि हमें उत्साहित करना है, उसके अंदर उत्साह भरना है, तो हमें उसको कुछ न कुछ उसको अभिप्रेरित करने के लिए किसी न किसी साधन का उपयोग करना पड़ेगा। तो अभिप्रेरणा के दो माध्यम होते हैं, एक मौद्रिक और दूसरा अमौद्रिक, वित्तीय और गैर वित्तीय। जैसे उसको बोनस देना, ठीक है, या किसी भी प्रकार से उसको प्राइज देना, या उसको शाबाशी देना, सर्टिफिकेट देना, सभी के बीच में सम्मानित करना, उसकी पीठ थपथपाना, लोगों के बीच में उसकी तारीफ करना, ये बहुत सारे तरीके होते हैं। उसको प्रमोशन देना, तो उसने जो अतिरिक्त कार्य किया है उसका वेतन देना, ये सारे अभिप्रेरणा के माध्यम होते हैं, जिससे कि वो और अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो निर्देशन के अंतर्गत ये चार तत्व होते हैं, पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संप्रेषण और अभिप्रेरणा। इन चारों तत्वों का मिश्रण जो है वो कहलाता है निर्देशन। तो ये निर्देशन के चार तत्वों के बारे में पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है हमारे पास, पर्यवेक्षण, जो निर्देशन का पहला तत्व जो पर्यवेक्षण है उसकी विशेषताएं बताइए। अभी हमने अर्थ देख लिए। तो पर्यवेक्षण में क्या किया जाता है? कर्मचारियों के द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उसकी निरंतर देखरेख की जाती है, उनकी समस्याओं को सुना जाता है, उनकी बाधाओं को दूर किया जाता है। ये पर्यवेक्षण में होता है। तो पर्यवेक्षण की विशेषताओं में यदि हम देखेंगे तो पहली विशेषता क्या आती है? यह प्रबंध के तीनों स्तर, उच्च, मध्यम और निम्न स्तर पर अपनाई जाने वाली सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक मतलब तीनों स्तर पर उपयोग की जाने वाली क्रिया है ये पर्यवेक्षण। फिर ये पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक भाग है, तो निर्देशन का एक तत्व है।
और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे निर्देशन एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, प्रक्रिया है, उसी प्रकार से पर्यवेक्षण भी निरंतर चलने वाली एक क्रिया है। आगे हम देखेंगे तो पर्यवेक्षण के क्या कार्य हैं। तो अब उसकी जो अर्थ हमने देखा था उसी में हमने देख लिया था कि पर्यवेक्षण क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला तो वह मधुर संबंधों को बनाए रखना। भाई हमने देखा कि पर्यवेक्षण में क्या होता है, तो वो जो कर्मचारी जहाँ कार्य कर रहा है उसके कार्य की निरंतर देखरेख करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनकी बाधाओं को दूर करता है। तो उसके महत्व में सबसे पहला आ रहा है कि मधुर संबंधों को बनाए रखना। भाई जो व्यक्ति जहाँ कर्मचारी कार्य कर रहा है उसके कार्य को निरंतर देख रहा है, कि देख रेख कर रहा है, उनकी समस्याओं को सुन रहा है, उनकी बाधाओं को दूर कर रहा है, तो उनके साथ उसके संबंध तो कैसे होंगे, मधुर ही होंगे। वो कर्मचारी और अधिकारियों के बीच में जो संबंध है वो मधुर बनाए रखता है। दूसरा काम है नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण कहाँ होगा, जहाँ कार्य होगा। भाई कार्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, यही तो देख रेख कर रहा है वो, तो नियंत्रण में सहायक होता है। तीसरा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। जो कर्मचारी कार्य कर रहा है तो संस्था के जो संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं, ये देख रेख करना। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मचारी को देख रहा है, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को कि सही तरीके से कार्य हो रहा है या नहीं, संसाधनों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, ये सभी देखना मतलब देख रेख करना, ये उसका महत्व हो गया। अब एक पर्यवेक्षक के जो गुण है, क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो जो पर्यवेक्षण का कार्य कर रहा है, कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य हो रहा है उन कार्यों को की देखरेख करने वाला जो पर्यवेक्षक होता है वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहला भाई हमेशा इंस्पेक्शन करने वाला, जांच करने वाला वो डॉक्टर ही होता है। हम देखते हैं अस्पतालों में मरीज पलंग पर सोए रहते हैं तो जो डॉक्टर आता है उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, केवल एक वो जो जांच करने वाली जो मशीन कान में जो लगी रहती वो रहता है, बाकी सब उसकी साइड में जो वार्ड बॉय रहते हैं वो सब लेकर के आते हैं। तो वो केवल 2 मिनट या 5 मिनट एक मरीज को देखता है, उसमें वो पकड़ लेता है कि इसको क्या इलाज करना है, दिन भर फिर उसका इलाज वो चलता रहता है। तो जांच करने वाला जो व्यक्ति होता है, मतलब पर्यवेक्षण करने वाला, कार्य की जो देखरेख करने वाला जो होता है, उसके अंदर तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ भी कार्य हो रहा है, जिस प्रकार का कार्य हो रहा है, उस कार्य का समस्त ज्ञान उसको होना चाहिए, जिससे कि वो बारीकी से उसको देख सके। दूसरा गुण होना चाहिए कुशल प्रशासक, मतलब उसमें एक प्रशासक के अच्छे गुण होना चाहिए। एक पर्यवेक्षक को अपने अधीनस्थों के कार्यों पर नियंत्रण रखना होता है, वह इन्हें आदेश देता है, योजना बनाता है, उनका नेतृत्व करता है, अतः उसमें एक कुशल प्रशासक के गुणों का होना आवश्यक होता है। तीसरा गुण होना चाहिए निष्पक्ष। जो पर्यवेक्षक है वो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी कर्मचारी के साथ पक्षपात का व्यवहार नहीं हो। यदि वो पक्षपात का व्यवहार करेगा तो कर्मचारियों में असंतोष की भावना उत्पन्न होगी, और इसका पर्यवेक्षक का तो कार्य ही है मधुर संबंधों को बनाए रखना। तो मधुर संबंध तो तभी बनेंगे जबकि पक्षपात नहीं होगा। ठीक है, तो निष्पक्ष व्यवहार करना। अब अगला पॉइंट आ रहा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, ये निर्देशन का एक तत्व है। तो अभिप्रेरणा का महत्व यदि हम देखेंगे, अभिप्रेरणा मतलब कर्मचारियों में उत्साह भरना, कर्मचारियों को उत्साहित करना, अभिप्रेरित करना। और अभिप्रेरित करने के 2 माध्यम हमने देखे, एक तो मौद्रिक और दूसरा अमौद्रिक। तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता क्या है, उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहला अभिप्रेरणा कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना या रुचि उत्पन्न करना। अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों का कार्य के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, उनकी रुचि बढ़ती है। जैसे कई बार होता है ना, हमें फिल्म देखना अच्छा लगता है, खेलना हमें अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, तो वहाँ हमें क्यों अच्छा लग रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या इंस्टिक्ट है उसका। इसी प्रकार से किसी बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है, किसी को स्कूल जाना नहीं अच्छा लगता है, तो उसे जहाँ अच्छा लग रहा है उसके पीछे उसको धक्का मारने वाली प्रेरणा क्या है, वो अभिप्रेरणा है वो। इसी प्रकार से कर्मचारी लगन से, उत्साह से दौड़ करके कार्य करे तो उसको अभिप्रेरित करने के लिए क्या माध्यम होना चाहिए। तो
ये अभिप्रेरणा है, कार्य के प्रति उसकी रुचि बढ़ाने के लिए उसको अभिप्रेरित किया जाता है। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। आपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया, वो पूरी लगन से यदि कार्य करेगा तो स्वाभाविक है कि उत्पादन बढ़ जाएगा। मनोबल बढ़ना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। आप यदि किसी कर्मचारी की पीठ थपथपाते हैं, हम ही देखते हैं, हम किसी बच्चे की तारीफ करते हैं, उसका मनोबल बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है उसका। तो अभिप्रेरणा से ये मनोबल बढ़ता है, उत्पादन में वृद्धि होती है, कार्य के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होती है। ये उसके क्या है, महत्व है ये। आगे हम देखेंगे मौद्रिक अभिप्रेरणा के कोई 3 उदाहरण। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, मतलब कर्मचारियों को उत्साहित करने के लिए 2 माध्यम होते हैं। एक तो मौद्रिक, मतलब पैसा दे करके उत्साहित करना, और दूसरा होता है गैर मौद्रिक, मतलब शाबाशी देकर, प्रमाण पत्र देकर, उसको सम्मानित करके या उसकी तारीफ करके। तो मौद्रिक अभिप्रेरणा के कोई 3 उदाहरण कि आप पैसा किस प्रकार से उसको वित्तीय रूप से मदद दे करके आप उसको उत्साहित करेंगे। तो पहला है पर्याप्त वेतन देना। तो यदि कर्मचारी अपने वेतन से संतुष्ट है तो वह मन लगा के कार्य करेगा। पर्याप्त वेतन मतलब उसकी जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त वेतन यदि उसको मिलता है तो ये मौद्रिक अभिप्रेरणा का एक माध्यम हो गया। दूसरा है महंगाई भत्ते। तो समय समय पर जैसे दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम महंगाई भत्ता जो है वह मिलना चाहिए। बोनस, बोनस एक ऐसी मौद्रिक प्रेरणा है जो श्रमिक या कर्मचारियों को सबसे अधिक उत्साहित करती है। बोनस का मतलब होता है कि जो मालिक होता है वो अपने लाभ में से कुछ हिस्सा अपने कर्मचारियों में के बीच बांटता है, अपनी खुशियां कर्मचारियों के साथ में बांटता है, ये बोनस होता है। बोनस को एक प्रकार से उपहार माना जाता है, मतलब गिफ्ट, जिसे पाकर श्रमिक खुश होते हैं। तो ये बोनस हो गया। दूसरा देखते हैं हम अमौद्रिक अभिप्रेरणा, मतलब जिसमें पैसा नहीं दिया जाता फिर भी कर्मचारियों को अभिप्रेरित या उत्साहित किया जाता है। तो कौन सा है? सबसे पहले तो उसको नौकरी की गारंटी दे दी, परमानेंट नौकरी। वे आप यदि अच्छा कार्य करेंगे तो आपको स्थायी कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। जैसे आजकल गवर्नमेंट में भी बोल दिया था ना, नियुक्ति दे दी तो 3 साल की परिवीक्षा होती, मतलब कि आपको 3 साल यदि आपका अच्छा कार्य रहा तो और आगे बढ़ाया जाएगा। तो पहले अस्थायी, फिर अच्छे कार्य देखने के बाद स्थायी। तो ये भी एक अमौद्रिक अभिप्रेरणा का प्रकार है। दूसरा है पदोन्नति की आशा। अच्छा कार्य करेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, ये उसकी उम्मीद है ये। तीसरा है प्रशंसा करना। हर कोई व्यक्ति अपने कार्य समाज में सम्मान चाहता है, प्रशंसा चाहता है। दोनों में अंतर है। मौद्रिक अभिप्रेरणा वित्त से संबंधित होती है और गैर मौद्रिक अभिप्रेरणा किसी भी प्रकार से वित्त से संबंधित नहीं होती। इसका मुद्रा में मापन संभव है, इसका मुद्रा में मापन संभव नहीं है। यह श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त है और यह प्रबंधकों के लिए अधिक उपयुक्त होती है। अब हम देखेंगे कि एक प्रभावी नेता के क्या गुण हैं। हमने पहले पर्यवेक्षण देखा, फिर अभिप्रेरण देखा, अब नेतृत्व आ गया। एक अच्छा नेता जो होता है उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। आज के समय में हम जो देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारे नेता हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम निर्देशन जो होता है, निर्देशन इन 4 तत्वों से मिलकर बन रहा है। तो उसमें एक नेतृत्व का गुण भी होता है। तो नेतृत्व में क्या क्या चीजें होना चाहिए, क्या होना जरूरी है? तो सबसे पहला है शारीरिक विशेषता, कि जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो आकर्षक होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसका शरीर मजबूत होना चाहिए, उसको देख करके उत्साह भर जाए, इस प्रकार का होना चाहिए। दूसरा है पहल क्षमता। पहल क्षमता से आशय है अवसर मिलने पर स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से कार्य का निपटारा करने वाला होना चाहिए। मतलब जैसे अवसर मिला तो वो खुद अपनी जो इच्छा शक्ति है उससे कार्य को पूर्ण कर सके, ऐसा व्यक्ति उसमें गुण होना चाहिए। अतः कि योग्य नेता में पहल क्षमता का गुण होना चाहिए। तीसरा है आत्मविश्वास से भरपूर होना चाहिए। वे नेता में ही आत्मविश्वास की कमी होगी तो उसके अनुयायियों में आत्मविश्वास कैसे आएगा? जैसे हम सेनापति देखते हैं, सेनापति में जब सब उत्साह भरा रहता है, आत्मविश्वास से यदि भरपूर है तो पूरी सेना आत्मविश्वास से भरपूर रहती है। तो आत्मविश्वास, एक अच्छे नेता में आत्मविश्वास का गुण होना चाहिए। जब कोई नेता किसी बात का निर्णय लेता है
तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि वह जो कुछ कर रहा है वह कैसा है, उचित है। तो ये एक अच्छे नेता के गुण होते हैं। औपचारिक संप्रेषण भी देख लेते हैं हम। संप्रेषण मतलब औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण। अब ये संप्रेषण ये निर्देशन का चौथा तत्व होता है, संदेश वाहन जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें दो प्रकार का संप्रेषण होता है। एक औपचारिक मतलब सिस्टम से उच्च स्तर से मध्य स्तर से निम्न स्तर तक जो संदेश जाते हैं वो औपचारिक संप्रेषण हो गया। और अनौपचारिक संप्रेषण में इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो मौखिक और लिखित, ये संप्रेषण लिखित होता है औपचारिक संप्रेषण, और यह संप्रेषण मौखिक होता है। इसमें सोपान श्रृंखला होती है, मतलब उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, सीढ़ी बाय सीढ़ी आता है, और इसमें सोपान श्रृंखला नहीं होती। ये संप्रेषण स्थिर होते हैं क्योंकि ये ऑफिस आता है, और ये संप्रेषण अस्थिर होते हैं, मतलब कि जहां कार्य हुआ ये संप्रेषण अपने आप समाप्त हो जाता है। अब एक प्रभावी संप्रेषण की क्या विशेषता, एक प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को किस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप जो संदेश दे, जैसे हम आपस में संप्रेषण जो कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये संप्रेषण हो गया। अब इस संप्रेषण में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी तकलीफें होती है। तो सबसे पहला तो भाषा संबंधी बाधा है। तो जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, कई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई मराठी है, गुजराती है, कोई अलग अलग जो लैंग्वेज वाले हैं, तो भाषा संबंधी बाधा है। तो संप्रेषण में जिन चिन्हों, शब्दों व चित्रों का प्रयोग किया जाता है, इसको प्राप्त करता इन सूचनाओं को अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर ग्रहण करता है। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार उसको ग्रहण करता है, उसकी जितनी समझ होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको समझता है। तो अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग समझ, वो अलग अलग प्रकार से उसको समझते हैं और इससे भ्रम उत्पन्न होता है। दूसरा है मौखिक बाधा है। कभी कभी संप्रेषण मौखिक रुकावटों से भी बाधित होता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, बातचीत पे हम बोल रहे हैं, बीच में कोई मान लो कोई आवाज बीच में आ गई ऐसी रुकावट, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण भी आपको सेंटेंस पूरा सुनाई नहीं दिया, तो ये भी बाधा है। तीसरा है दूरी संबंधी बाधा है। संप्रेषण क्रिया में दूरी के कारण बाधा उपस्थित होती है। विचारों का आदान प्रदान करने वाले व्यक्तियों के मध्य दूरी का अंतर है, तो संप्रेषित की गई सूचना की प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं होगी। आज तो इंटरनेट फास्ट हो गया, अब तो 5G भी आने वाला है, तो हमारी आवाज आप तक स्पष्ट आ जाती, क्लियर आ जाती। लेकिन कभी कभी हम बोलते कनेक्शन लूज होने के कारण आवाज क्लियर नहीं आती, कट के आती है, तो ये सभी दूरी संबंधी बाधाएं होती है। तो एक प्रभावी संप्रेषण में उत्पन्न होने वाली जो बाधाएं ये हमने देखी। तो ये था हमारा निर्देशन, ठीक है। इतने सारे जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन यदि आप लोगों ने कर लिए तो परफेक्ट तरीके से आप इसको कर सकते हो, है ना। बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं ये करीब हमने कितने सारे क्वेश्चन देखे, निर्देशन से रिलेटेड 15 क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है। तो ये सारे चौहान एकेडमी खंडवा जो ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिलेगा, उस ऐप के अंदर भी है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर समझ लिया है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि इनके बीच में से ही हमारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और इनके बीच में से ही हमारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अगले वीडियो के साथ में फिर अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।